हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के सोशल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सोशल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट से क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। अगर आपने इसका फर्स्ट वाला टेस्ट सीरीज नहीं दिया है तो चैनल के प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न आ गया और प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आप गलत या सही इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह 2019 में और यह 2020 में भी पूछा गया और 2021 में पूछने वाला संभावना भी है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न को आप ध्यान से देखें। प्रश्न क्या कर रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। गलत या सही इसका जो भी राइट आंसर आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मॉडल सेट से प्रश्न लिया गया तो सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को प्लीज देखिएगा और यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप सभी को याद करते चलिएगा। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से जो भी राइट आंसर आप सभी को पता हो गलत या सही कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। काउंटर काबूर ने विक्टर मैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना
किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और 4 देशों का नाम दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगर प्रश्न पूछे कि मेटरनिक कौन था तो आप सभी को जहां पर भी ऑस्ट्रिया का चांसलर दिखे, वो चाहे ए नंबर ऑप्शन पर दिखे या बी नंबर ऑप्शन पर दिखे या सी नंबर ऑप्शन पर दिखे या डी नंबर ऑप्शन पर दिखे, जहां पर भी दिखे ऑस्ट्रिया का चांसलर, उस पर टिक करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करा है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया है और आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में हुई। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें और इस सभी प्रश्नों में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसने कहा था? यह श्लोक है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है क्योंकि ये VVI प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? तो मेटरनिक ने। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? यहाँ पर 4 विद्वानों का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को जो राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। बिस्मार्क हीगेल नामक विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद के अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना है, गलत या सही। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो पुनः जागरण से माना जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये काफ़ी VVI प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो जरूर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो 1848 ईस्वी में हुआ था, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश से हुई। तो यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश से हुई। तो रूस देश से हुई, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। चलिए फिर देख लेते हैं इसके अगले प्रश्न को। यहाँ पर इसका अगला प्रश्न है और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या करा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो 5 कोड थे, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक
ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान थे जो कि जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। तो ये रहा आप सभी का 20+ क्वेश्चन जो कि आपके मॉडल सेट से लिया गया है। तो ये मॉडल सेट से 20+ क्वेश्चन है और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन, 20+ क्वेश्चन है तो 20+ क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था और नया नया क्वेश्चन कौन सा देखने को मिला, ये सब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।